मैं डॉक्टर डी.एन. शर्मा। आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट का एक विशेष टॉपिक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कशन करें इसके पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर होते हैं तो उस टॉपिक के प्रति हमारा जो कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत बढ़ जाता है, पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और यह एक ऐसा टॉपिक है कि जो एनुअल और सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और यह टॉपिक एमएससी केमिस्ट्री के सेकेंड सेम में और बीएससी फाइनल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण यूनिट होता है। तो चलिए हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत हम करें, इसके बेसिक चीजों को हम समझें तो हमको मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं, उसको प्यूरिफाइड कर लेते हैं, तो अगला स्टेप होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो इसके लिए मुख्य रूप से दो मेथड होते हैं। एक मेथड जो है वो कहलाती है क्लासिकल मेथड, और एक मेथड होती है वो कहलाती है मॉडर्न मेथड। यदि हम क्लासिकल मेथड की बात करें तो क्लासिकल मेथड द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, और फिर दूसरे स्टेप में हम करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सबसे पहले हम क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और हमको मालूम है कि इसके लिए बहुत सारी हमको रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन करने होते हैं। हम उसकी फिजिकल टेस्ट को करते हैं, उसकी सैचुरेशन टेस्ट को करते हैं, उसके फ्लेम टेस्ट को करते हैं, उनके फंक्शनल के टेस्ट को करते हैं, एलिमेंटल टेस्ट को करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत सारे इनमें प्रोसेस करने होते हैं। और लास्ट फाइंड आउट हम करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जब हमें यह जानकारी हो जाती है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो सेकेंड स्टेप में हम उनका क्वांटिटी देखते हैं कि ये एलिमेंट हैं वो कितनी मात्रा में, यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई भी एलिमेंट है तो कितने मात्रा में उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। हमने 10 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लिया है, उसमें कितनी मात्रा में वह एलिमेंट प्रेजेंट है। जब हमें इसकी जानकारी मिल जाती है तो फिर हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इसकी जानकारी हो जाती है तो फिर हम इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले में जाते हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला राइट करते हैं। सेकेंड स्टेप में जब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में जानकारी मिल जाती है तो उस कंडीशन के बाद हम यह देखते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सेकेंड स्टेप में हम उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम याद करते हैं, और जब ये दोनों स्टेप हो जाता है तब हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। अब इन दोनों प्रोसेस को देखिए, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव टेस्ट हो, इनमें हमारा जो मुख्य टूल्स है जिसके द्वारा पूरा हम प्रोसेस करते हैं वो है केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन के लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं
इसलिए हम जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, ऑपरेटर एरर हो सकता है और कई कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमारा जो फाइंड आउट होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ही कठिन होता है, जिसकी प्योरिटी की संभावना भी कम होती है। इस कारण ये जो क्लासिकल मेथड होता है ये बहुत ही आजकल कम यूज होता है। आजकल इसकी जगह एक नया मेथड ले लिया है जिसका नाम है मॉडर्न मेथड। तो हम अब पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड, जिसको कि हम मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम समझते हैं कि आखिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम जब किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमारा जो टूल्स होता है जिसके द्वारा हम पूरे प्रोसेस करते हैं, जैसे क्लासिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन था, इसमें है मुख्य टूल्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को टकराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उस कंपाउंड के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी कंपाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच के इंटरएक्शन की हम स्टडी करके उस कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम याद करते हैं। यानी मेन जो हमारा टूल्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट कंपाउंड की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उस कंपाउंड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही फिर से हम स्टडी करते हैं। यानी बात इस तरह की है कि किसी व्यक्ति के घर के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो हम सीधे हम खुद उस घर में नहीं जाते हैं, हम अपने किसी मित्र को उसके घर में भेज रहे हैं और वो मित्र उस घर की पूरी जानकारी लाकर हमको दे रहा है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस कंपाउंड में जाता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है और उस कंपाउंड की पूरी जानकारी लाकर हमको देता है। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टूल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसलिए हम जिस कंपाउंड की स्टडी करते हैं वह कंपाउंड खत्म भी नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म अमाउंट में भी हो तो उसकी स्टडी हो सकती है और इसमें सबसे अधिक प्यूरिटी होती है, सही जानकारी हमको मिलती है। इसलिए आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। सबसे पहली बात कि यह एक एनर्जी के प्रकार है जो कि लाइट फॉर्म में होते हैं। इसको आप विशेष रूप से समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है यानी यह एनर्जी होते हैं। नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ये एक ऐसा रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी कंपाउंड में हम डालते हैं तो आखिर होता क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस एटम के साथ क्या रिएक्शन करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। ये कोई भी पदार्थ है, कोई भी मेटल है, इसमें जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराते हैं तो अब देखिए कई सारी क्रियाएं हो सकती हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ रेडिएशन या वेव्स को यह पदार्थ यह मेटल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पहली प्रतिक्रिया हो सकती है एब्जॉर्प्शन, कि यह पदार्थ इस कंपाउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इसके कुछ भाग को एब्जॉर्ब करे और बाकी भाग को जो करते होंगे बाहर करते, यानी ये इंटरेक्शन का नाम कहलाएगा ट्रांसमिशन।
कंपाउंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कुछ भाग को एब्जॉर्ब कुछ देर के लिए कर ले और बाद में उसका इमिशन कर दे। यानी तीसरा इंटरेक्शन जो हो सकता है वो हो सकता है इमिशन। एक और कंडीशन हो सकती है कि उस मैटर में हमने जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि यह पदार्थ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्कैटर्ड कर दे। यानी जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसी भी पदार्थ में डालेंगे तो या तो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा या ट्रांसमिशन होगा या स्कैटरिंग होगी या फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा। इन पूरी क्रियाओं में देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत की जाती है वो है पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा है इमिशन और तीसरा है स्कैटरिंग। इन तीनों जो इंटरेक्शन है इन्हीं की स्टडी मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी में की जाती है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं इस एब्जॉर्प्शन की कि ये एब्जॉर्ब होता क्यों है। अब प्रश्न उठता है कि जब हमने एटम में एब्जॉर्प्शन, जब हम किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब प्रश्न उठता है कि वो एटम जो है उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद आगे की क्या क्रिया होती है। तो एब्जॉर्ब कब करेगा? जब उसमें नॉन डीजनरेट कई सारे एनर्जी लेवल होंगे। नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल, नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल यानी उसके अंदर कई सारे एनर्जी लेवल हो सकते हैं जो कैसे होने चाहिए? नॉन डीजनरेट, जिनकी एनर्जी लेवल से ना। तो किसी एटम को यदि हम देखें तो उसके अंतर्गत कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। दूसरी हम देखें तो उसके अंतर्गत वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। फिर यदि हम बात करें तो तीसरी कंडीशन होती है वो कहलाती है रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल एनर्जी लेवल। और चौथी हम बात करें तो चौथा उसमें जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है स्पिन एनर्जी लेवल। अब हम देखें कि एटम्स के अंतर्गत ऐसी कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं जो नॉन डीजनरेट होते हैं, यानी जिनके एनर्जी लेवल में अंतर होता है। जैसे हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का ये लो एनर्जी लेवल है, इससे अधिक हाई एनर्जी लेवल के कई सारे एनर्जी लेवल हो सकते हैं। अब जब हम यहाँ के एनर्जी लेवल को यदि हम E1 माने और यहाँ की एनर्जी लेवल को E2, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का वो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, जिसको कि हम डेल E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी इस अमाउंट की एनर्जी हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है। क्वांटाइज कर समझते हैं ना? जैसे पेट्रोल हम भरवाते हैं जब तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक मीटर को देखें तो एक निश्चित क्रम में बढ़ता है, यानी एनर्जी के बंडल्स इसके अंदर जो रहते हैं फिक्स रहते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल पे क्वांटाइज होता है। तो इस एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम इसको देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी लेवल को लेकर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ये इनके एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की।
एनर्जी लेवल की। इसी प्रकार से हम देखें तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी ग्राउंड स्टेट होंगे और फिर उसके कई सारे हायर एनर्जी स्टेट जिसको हम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कह सकते हैं वो होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। इसी प्रकार से हम देखें तो रोटेशनल के भी यही चीज होंगे और यही चीज स्पिन एनर्जी लेवल में भी होंगे। ये हो गया हम रोटेशनल एनर्जी लेवल और ये हो गया स्पिन एनर्जी लेवल। अब हम देखते हैं इनके बारे में और भी डेप्थ में जाते हैं। अब हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। यह एक एनर्जी का बीम है, लाइट है। इसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइटें होती हैं, रेडिएशन होती है और हमको मालूम है कि जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। जो लंबा वेवलेंथ का होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ छोटा होगा उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। इस बेस पे हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कुछ